नमस्कार, जय हिंद। स्टडी फिजिक्स 2020 में आपका स्वागत है। आइए हम आपको बता दें कि हमारे इस चैनल स्टडी फिजिक्स 2020 पर यूपी पॉलिटेक्निक के अप्लाइड फिजिक्स का संपूर्ण सिलेबस आपको लेक्चर के माध्यम से तथा साथ में नोट्स PDF के रूप में भी मिलेगा। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र का आवेशन, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र का आवेशन, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक CR सर्किट लेते हैं, CR परिपथ लेते हैं और इसको एक हम बैटरी मान लीजिए जिसका विद्युत वाहक बल, जिसको EMF बोलते हैं, E से कनेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर इसकी सहायता से कैपेसिटर चार्ज होता है। फिर इसी प्रक्रिया को हमें देखना है कैसे चार्ज होता है। तो मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर ले लिए C, एक रेजिस्टर ले लिए R, दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में यानी दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और इसको ला करके हम एक बैटरी E से जोड़ दिए हैं। यहाँ देखिए दो स्विच बना है, एक 1 और 2। जब हम इस स्विच S को 1 से कनेक्ट कर देंगे तब ये देखिए बैटरी से ये एक करंट फ्लो होने लगेगा, ये करंट I, और यहाँ से ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा और ये करंट इसमें भी फ्लो होने लगेगा। और जब इसी को कनेक्ट करके 2 से कनेक्ट कर देंगे तो ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। तो अभी फ़िलहाल हम चार्जिंग पढ़ रहे हैं, इसका आवेशन पढ़ रहे हैं, तो इसको 1 से जोड़ दिए हैं। जब इसको हम 1 से जोड़ देंगे तो क्या होगा कि यहाँ से करंट जाना शुरू हो जाएगा और जब करंट जाना शुरू हो जाएगा तो वहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पर एक विभव पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उसकी वैल्यू क्या होती है तो हम लोग जानते हैं V कैपेसिटर में V की वैल्यू क्या होती है। तो ये अगर इस पर Q आवेश जा रहा है, अगर यहाँ Q आवेश जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, Q/C हो जाता है यहाँ V की वैल्यू। और रेजिस्टर में क्या होता है, V = IR से, तो यहाँ अगर I करंट जा रहा तो ये R, यहाँ पर पोटेंशियल ये R जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ से Q/C और यहाँ पर IR जनरेट हो जाएगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर T टाइम में ये जो आवेश टोटल पहुँचा है ये T टाइम में पहुँचा है, स्मॉल t टाइम में, ठीक है। ये टाइम है स्मॉल t टाइम में ये Q आवेश यहाँ पर पहुँचा है या Q चार्ज हो गया है। ऐसे कहें कि स्मॉल t टाइम में ये Q चार्ज हो गया है। तो अब देखें कि पहले ये संधारित्र प्लेटों के बीच विभवांतर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन प्लेट और कैपेसिटर। तो उसको अगर हम मान लें कि ये V1 हो रहा है तो ये V1 माने या ऐसे इसको VC मान लेते हैं तो VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से हम कहेंगे कि Q/C हो जाएगी। और यही अगर रजिस्टर पर देखें तो अगर VR रजिस्टर पर देखें तो इसकी V = IR हो जाएगी। इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ यानी R पर कितना विभवांतर उत्पन्न हुआ, R के दोनों सिरों पर कितना उत्पन्न विभवांतर है जिसको हम VR माने हैं, और VR की वैल्यू यहाँ IR हो जाएगी, करंट गुणे रेजिस्टेंस। तो इस स्थिति में जो इस बैटरी है इसका EMF हम लोग जानते हैं विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से हम कहेंगे कि अतः बैटरी का EMF, बैटरी का विद्युत वाहक बल, इसको हम लोग विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। ये विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल को हम लोग कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं तो E = हो जाएगा, क्या हो जाएगा, VC + VR। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो VC की वैल्यू कितना है तो ये Q/C है और VR की वैल्यू कितना है तो ये IR है, ये E = तो इसको मान लीजिए यहाँ एक इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ पर एक इक्वेशन बन गया। अब मान लीजिए कि
ये अभी धीरे धीरे जा रहा है, टी टाइम में क्यू आवेश गया है। अब अगर ये पूरी तरह से चार्ज हो जाए, टोटली चार्ज हो जाए, कम्प्लीटली चार्ज, मान लीजिए जब कम्प्लीटली चार्ज होता है तो इस पर क्यू जीरो आवेश उत्पन्न हो जाता है। यदि हम कहें कि जब पूर्ण आवेशित हो जाए, पूर्ण आवेशित होने पर ये क्यू हो जाता है क्यू जीरो। अगर यदि पूर्ण आवेशित होने पर ये क्यू बढ़ करके क्यू जीरो हो जाता है, यानी कम्प्लीटली चार्ज पर ये क्यू जीरो हो जाता है। तो जब ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा, जब ये कैपेसिटर जब पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो फिर धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। यानी जब कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा तो धारा नहीं बहेगी। जब नहीं बहेगी तो उस समय में क्या होगा, आई की वैल्यू, यहाँ से देखें, आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो धारा नहीं बहेगी, यानी आई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस इक्वेशन में आई की वैल्यू जीरो रखते हैं और क्यू की वैल्यू क्यू जीरो रखते हैं। तो लिखते हैं, अतः समीकरण 1 से आप क्या कहेंगे, ई की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगा क्यू जीरो अपान सी प्लस आई की वैल्यू जीरो हो गया और आर। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी मिल गई, ई की वैल्यू मिल गई क्यू जीरो अपान सी मिल गया। ठीक है, अब इसी को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से यहाँ से क्या हो जाएगा, जब समीकरण 1 में रख देंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ई की जगह पर ये हो जाएगा क्यू जीरो अपान सी इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू अपान सी प्लस आई आर। अब देखिए यहाँ से ये क्यू जीरो है, ध्यान रहे, सॉरी क्यू जीरो ये है ना, क्यू जीरो ये है, ये तो क्यू ही रहेगा, ये क्यू जीरो नहीं है, ये क्यू ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्यू रहेगा, गलती से क्यू जीरो लिखा गया है, क्यू जीरो इधर वाला रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको पक्षांतर कीजिए, इसको इस साइड में लाइए तो क्या हो जाएगा। तो जब इसको इस साइड में लाएंगे तो देखिए क्यू जीरो अपान सी माइनस ये क्यू अपान सी इक्वल टू, देखिए आई को हम लोग जानते हैं, आई जो होता है ये क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि आई इक्वल टू हम डी क्यू अपान डी टी लिख सकते हैं। स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना क्यू फ्लो होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से, यानी आई की ये परिभाषा ही होती है। तो आई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो आई की जगह पर हम ये लिख देते हैं डी क्यू अपान डी टी और आर तो रहेगा ही, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखिए ये दोनों को इकट्ठा कीजिए तो ये हो जाएगा क्यू जीरो माइनस क्यू अपान ये क्यू जीरो माइनस क्यू अपान ये हो जाएगा सी, क्यू जीरो माइनस क्यू अपान सी, ये इक्वल हो जाएगा, ये कितना की इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू ये डी क्यू अपान डी टी इंटू आर। अब देखिए इसको डी टी को इसके साइड में लेते आइए और आर को भी इधर ला दीजिए। तो यहाँ से अगर हम ऐसा करते हैं तो ये इस तरह से बन जाएगा। एक दूसरा देखिए, जब इसको हम इस साइड में ला दिए तो ये बन गया, ये देखिए ये बन जाएगा इसको इसके नीचे ला दीजिए तो ये हो जाएगा dt को हमने ऊपर ला दिया और dt को ऊपर लाने के साथ साथ क्या किया कि ये c और r को भी इधर ला दिया इक्वल टू, इसको नीचे लेते आइए तो डी क्यू अपान क्यू जीरो माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर क्या करते हैं, अब फिर क्या करते हैं कि ये इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, हिंदी में समाकलन बोलते हैं, तो समाकलन करेंगे। तो लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, यानी हिंदी में इसको कहेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन
डी टी अपान सी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू अपान क्यू जीरो माइनस क्यू। फिर देखिए इसमें ये दोनों कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए 1 अपान सी आर इंटीग्रेशन डी टी इक्वल टू, इसमें तो कोई कांस्टेंट है नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिए, तो इसको ऐसे रहने देते हैं तो ये हो जाएगा डी क्यू अपान क्यू जीरो माइनस क्यू। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं और जब इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये 1 अपान सी आर तो वैसे ही रहेगा इंटू डी टी का क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। और देखिए इस साइड में देखिए तो क्या है कि ये इस तरह से हम लोग जानते हैं, ये फार्मूला पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स का क्या होता है, तो इसका होता है log एक्स। और इसी तरह से ये भी पढ़े होंगे, इस तरह से भी पढ़े होंगे कि इंटीग्रेशन इस तरह से यदि आ जाए 1 अपान एक्स माइनस ए हो जाए, सॉरी ये ए माइनस एक्स कर दीजिए, ए माइनस एक्स हो जाए डी एक्स हो जाए, तो हम लोग जानते हैं कि इसका हो जाता है माइनस पहले आ जाता है और log फिर ये आ जाता है ए माइनस एक्स, ये चीज़ आता है। तो सी में वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस log बेस ई, यहाँ पर भी बेस ई ही रहता है तो log बेस ई और क्या हो जाएगा क्यू जीरो माइनस क्यू अब प्लस के लगा देंगे, ये देखिए ये बगल वाला है प्लस के क्या होता है, के एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख देंगे जहाँ के एक नियतांक है या इसको समाकलन नियतांक या इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो जब ये एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, अब इसकी वैल्यू हम लोग इनिशियल कंडीशन लगा करके निकालेंगे, ठीक है। चलिए मान लीजिए इसको इक्वेशन भी एक मान लेते, एक माने हैं, चलिए इक्वेशन दूसरा रहेगा, नाम लेने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से इनिशियल कंडीशन लगाते हैं। इनिशियल कंडीशन जब हम लगाएंगे तो हम कहेंगे कि प्रारंभ में क्या होगा, जब हम कहेंगे एकदम टाइम शुरुआत नहीं हुआ था, टी की वैल्यू 0 थी, तो उस समय तो क्यू की भी वैल्यू 0 रही होगी। जब समय शुरुआत ही नहीं हुआ, अभी जोड़े ही तुरंत, जब टी 0 था तो क्यू भी 0 था। तो इस तरह से जब टी 0 था तो क्यू 0 मिल गया, तो इस तरह से हम कहेंगे कि समीकरण 2 में रख दिया जाए। अतः समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए टी की वैल्यू 0 है तो 0 अपान सी आर इक्वल टू माइनस log बेस ई क्या हो जाएगा क्यू जीरो माइनस क्यू प्लस के। तो ये क्यू की वैल्यू देखिए 0 था तो इसको भी 0 करिए, क्यू 0 माइनस ये 0 है, क्यू की 0 वैल्यू है तो यहाँ क्यू की वैल्यू 0 कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से ये भी 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये माइनस log बेस ई क्यू 0 हो जाएगा क्योंकि ये क्यू की वैल्यू 0 है प्लस के। अब देखिए यहाँ से के की वैल्यू कितनी मिल गई, तो ये आ गया माइनस log बेस ई क्यू 0। अब इसी वैल्यू को समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में के का मान रखने पर, तो जब के का मान आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये टी अपान सी आर इक्वल टू माइनस log बेस ई क्यू 0 माइनस क्यू माइनस ये, सॉरी देखिए यहाँ पर ये दूसरे साइड में जाएगा ना तो ये प्लस होगा, माइनस नहीं रहेगा, ये गलती से माइनस, ये प्लस होगा, प्लस log ई क्यू 0। तो अब इसको क्या करिए, इसमें से देखिए माइनस इसके साथ है तो इसको माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो देखिए हो जाएगा टी अपान सी आर इक्वल टू, ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा log टू द बेस ई क्यू 0 माइनस क्यू माइनस log
बेस ई क्यू जीरो। अब देखिए यहाँ से टी अपान सी आर इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ये लाग, इस तरह से हो जाएगा। हम लोग जानते हैं लाग ए माइनस बी इक्वल टू होता है लाग ए अपान बी। तो इस तरह से ये क्यू जीरो माइनस क्यू अपान हो जाएगा क्यू जीरो। तो अब क्या करते हैं कि इसको इस साइड में लाते हैं, उसको उलट दे रहे हैं। देखिए ये हो जाएगा लाग क्यू जीरो माइनस क्यू अपान क्यू जीरो इक्वल टू टी अपान सी आर, ये माइनस रहेगा। हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं, ये फार्मूला ऐसे होता है लाग ई टू द लाग इस तरह से ई टू द पावर एक्स, यदि बेस और वो ये लाग दोनों एक जितना ये है ये दोनों इक्वल हो जाए तो इसका मान एक्स आता है। तो इसका मतलब हम इसको यहाँ से देखें तो यहाँ पर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं लाग टू द बेस ई टू द पावर माइनस टी अपान सी आर, एकदम यही फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए एक्स की जगह पर ये इतनी वैल्यू रखे हैं और फिर जिसका मान यही होगा, फार्मूला देखिए इसी से कंपेयर कर सकते हैं, यही फार्मूला होता है। तो ये बेस ई है, ध्यान रहे यहाँ पर भी बेस ई है। अब इस प्रकार से देखिए दोनों पक्षों में अगर लाग को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों पक्षों में इसमें और इसमें लाग को हटा दें तो लिख दीजिए दोनों पक्षों से लाग हटाने पर, जब दोनों पक्षों से लाग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जब दोनों पक्षों से लाग हटाएंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा क्यू जीरो माइनस क्यू अपान क्यू जीरो इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। अब यहाँ से क्यू जीरो को तिर्यक गुणा करके यहाँ भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से क्यू जीरो माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा, ये क्यू जीरो माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू जीरो ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। तो यहाँ से देखिए ये अब क्यू जीरो को उस साइड भेज दीजिए और इसको इस साइड ला लीजिए। तो यहाँ से हम जब ऐसा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू जीरो माइनस क्यू जीरो ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी, ये हो जाएगा। या यहाँ से क्यू इक्वल टू क्यू जीरो को कॉमन ले लीजिए और जब क्यू जीरो कॉमन ले लेंगे तो वन अपान क्यू जीरो ई टू द पावर सॉरी ये क्यू जीरो तो कॉमन ले लिए हैं ना, तो क्यू जीरो को यहाँ न रखिए, क्यू जीरो ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। तो ये क्यू जीरो ये कॉमन ले लिए हैं तो ब्रैकेट में वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी हो जाएगा। अब फिर क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको गति से लिख दें, तो देखिए ये हो जाएगा, इसी को बढ़िया से यहाँ लिखे हैं q इक्वल टू क्यू जीरो वन माइनस ये वन है वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपान आर सी। ये जो है इक्वेशन अगला मान लीजिए, ये तीसरा मान लीजिए, ये जो है इक्वेशन 3 किसी समय t पर संधारित्र पर कितने आवेश हैं, कितने चार्ज हैं उस कैपेसिटर पर, इसी को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर जो है एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा। किस तरह से चार्ज होगा, एक्सपोनेंशियली चार्ज होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं चरघाती रूप से उसकी चार्जिंग होती है। इसमें देखिए इस समीकरण में ये जो एक टर्म दिख रहा है आपको, ये वाला सी आर, इसमें जो
CR दिख रहा है, इसको कहीं कहीं हम लोग कैपिटल T से भी डिनोट करते हुए पा जाएंगे। इसको कैपिटल T से डिनोट किया जाएगा। इसकी जो डायमेंशन होता है, इसकी डायमेंशन टाइम का डायमेंशन आता है, टाइम का ही आएगा, क्योंकि E जो है डायमेंशन लेस होता है। तो ये जो है CR का डायमेंशन T के डायमेंशन के बराबर होगा, तभी ये डायमेंशन लेस बनेगा। तो जाहिर सी बात है कि CR का डायमेंशन टाइम के डायमेंशन का ही आएगा, इसीलिए हम इसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। और इसका जो नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं समय स्थिरांक बोलते हैं, समय स्थिरांक या समय नियतांक। इसको समय स्थिरांक, समय नियतांक, यानी इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। या इसी को एक शब्द और बोलते हैं, इसको बोलते हैं कालांश बोलते हैं, इसको कालांश भी बोलते हैं, कहीं कहीं कालांश, कालांक और भी नाम से है। तो ये इसका इंग्लिश नाम आसान है, टाइम कांस्टेंट ही नोट कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट है टाइम कांस्टेंट। इसके बाद जो है, अब देखिए CR ये क्या होता है, तो CR वह समय होता है जिसमें कैपेसिटर लगभग 63% चार्ज होता है। अभी इसको हम निकाल लेते हैं, आइए निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं उसी समीकरण 3 में ये T इक्वल टू हम लोग रख देते हैं CR। जब T इक्वल टू CR रख देंगे तो क्या होगा कि अब रख कर देखते हैं, तो देखिए ये Q इक्वल टू था, क्या था, Q इक्वल टू Q0 था, और क्या था 1 माइनस e टू दी पावर T की जगह माइनस T था, तो माइनस T की जगह पर CR रख दीजिए, अपान CR रख देंगे। तो इस तरह से देखिए क्या हो जाएगा, Q0 1 माइनस, और देखिए e टू दी पावर, ये CR से CR कट जाएगा, 1 हो जाएगा, तो e टू दी पावर -1 हो गया। ठीक है, तो अगर e टू दी पावर -1 होता है तो इसका मतलब क्या होता है, 1 अपान ये e हो जाएगा, उलट जाता है -1, जब ये -1 है तो उलट जाएगा, तो ये 1 अपान e हो जाएगा। तो अब e की वैल्यू रख दीजिए, ये Q0 1 माइनस 1 अपान e की वैल्यू कितनी होती है, हम लोग पढ़े हैं इंटर में, कितनी होती है 2.718 होती है। तो इस तरह से जब इस वैल्यू को रख करके कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ये Q की वैल्यू आ जाएगी, लगभग ये आती है 0.632 Q0। ठीक है, तो ये लगभग आ जाती है, या इसको परसेंटेज में निकालें तो ये लगभग आता है 63.2 Q0%। ठीक है, तो या ऐसे कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिल जाएगा, बेहतर यही होता है 63.2% ऑफ Q0, इस तरह से। तो यानी Q0 का 63.2%। तो यही यहाँ से हम लोग ये टाइम कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो टाइम कांस्टेंट होता है, ये टाइम कांस्टेंट वह टाइम होता है जिसमें CR परिपथ में, यानी CR सर्किट अगर रहा है तो CR सर्किट में संधारित्र अपने अधिकतम आवेश का, मैक्सिमम आवेश कितना है, Q0 है, Q0 का वो 63.2% ऑफ मैक्सिमम आवेश, यानी Q0 जो है इसका 62.2% क्या हो जाए, चार्ज हो जाए। तो इसी को हम लोग बोलेंगे टाइम कांस्टेंट। तो इस तरह से कह सकते हैं कि समय नियतांक या कालांक या टाइम कांस्टेंट, ठीक है, वह समय होता है जिसमें CR सर्किट, CR मीन्स कैपेसिटर रेजिस्टेंस सर्किट में संधारित्र अपने अधिकतम आवेश का 63.2% चार्ज हो जाता है या आवेशित हो जाता है। यही अगर हम T की वैल्यू इनफाइनाइट कर दें, तो यदि T की वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे तब क्या होगा, तो देखिए जब T की वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे तो
Q0 नहीं, Q लीजिए, Q0 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पर e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट अपान CR है। तो जब ये माइनस इनफाइनाइट है तो इसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट हो गई, लेकिन माइनस है तो 1 अपान चला जाएगा, तो 1 अपान चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा 1 माइनस ये 1 अपान ई टू दी पावर इनफाइनाइट, और जब ई टू दी पावर ये इनफाइनाइट है तो ये टोटल टर्म 0 होगा। तो यहाँ से हम कहेंगे कि Q इक्वल टू Q0 होगा। तो यहाँ से ये चीज़ सिद्ध हो रहा है कि कैपेसिटर वास्तव में मैथमेटिकली देखा जाए तो ये कैपेसिटर इनफाइनाइट टाइम में, अनंत समय में चार्ज होगा। ये कैपेसिटर अनंत समय में चार्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये व्यवहार में लगभग ये जो CR है, यानी कि जिसको टाइम ये 5 CR टाइम में, T इक्वल टू 5 CR टाइम में ये पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, कंप्लीटली चार्ज हो जाता है व्यवहार में। हालांकि मैथमेटिकली तो ये इनफाइनाइट टाइम में होता है, लेकिन व्यवहार में ये 5 CR में, या कहीं कहीं आप इसको 5T भी, कैपिटल 5T पा जाएंगे, इतने समय में व्यवहार में चार्ज हो जाता है, लेकिन मैथमेटिकली ये इनफाइनाइट टाइम में चार्ज होता है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं एक्सपोनेंशियली, जैसे डिक्रीज हो रहा है, इसका ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। सॉरी, ये लाइन सीधी नहीं हो पाई, इसका ग्राफ इस तरह से आता है। ये देखिए, इस लाइन पर हम लोग Q चार्ज को दिखाते हैं, इधर Q का वेरिएशन है, ये Q का वेरिएशन इस साइड में जा रहा है, और इधर टाइम का वेरिएशन दिखा रहे हैं। तो देखिए, जैसे जैसे ये मान लीजिए 1 CR है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो Q की वैल्यू आती है 0.632 Q0 के बराबर आ जाती है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम चार्जिंग है, मैक्सिमम चार्जिंग है। तो अगर मैथमेटिकली हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं तो ये ग्राफ कहीं भी, ये जो मैक्सिमम चार्जिंग वाली लाइन है, इसको कहीं भी टच नहीं करेगी, ये इनफाइनाइट पर टच करेगी। लेकिन अगर ये व्यवहार में होता तो लगभग 5T यहीं कहीं आता, तो यहाँ पर ये टच दिखा दिया जाता, लेकिन ये मैथमेटिकली अगर हम ड्रा करेंगे तो ये कहीं भी इसको टच नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट पर टच करता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।